सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन चैप्टर को, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे हम, और पहली वीडियो होने वाली है ये। अब इस वीडियो से हमारा मेन फोकस रहने वाला है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब है हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है ना। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इक्वेशन बनाने से लेके उसको अच्छे से सॉल्व करने तक हर चीज़ कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कॉन्सेप्ट भी समझने से पहले मैं आपसे पुराना कोई कॉन्सेप्ट पूछना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो, एक क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन दीज इक्वेशंस। तो भाई देखो, मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों ही इक्वेशंस में x की हाईएस्ट पावर क्या होने वाली है, ये आप मुझे बताएं ज़रा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं ज़रा। फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर है ना, x एक वेरिएबल है। ठीक है, x जो है वो वेरिएबल है, राइट। और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है ना। अब आप कहेंगे x की जो हाईएस्ट पावर है वो तो भाई 1 है। मैं इक्वल टू का साइन नहीं दूंगा, क्योंकि इक्वल टू का मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 है, नहीं पावर 1 है। ठीक है ना, x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो मैं ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन की तरफ देखते हैं ज़रा। x, अरे यार ये तो दो बार x लिखा हुआ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो भाई x 2 बार हो 3 बार हो उससे हमें मतलब क्या है ना, हमें तो x की हाईएस्ट पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर देखनी है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे बड़ी पावर जो x की है सेकंड इक्वेशन में, वो होने वाली है 2। ठीक है, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही x है। x तो एक ही है, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, वो है 3। ठीक है, तो भाई देखो, हमें तीन केसेस देखने को मिले। एक में x की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, एक में 1 है, सेकंड इक्वेशन में 2 है और थर्ड इक्वेशन में 3 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले करा हुआ है, बस ये रिवीजन है। ठीक है, लेकिन रिवीजन करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखते हैं ज़रा। तो भाई जिस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 है, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्या, लीनियर, है ना, लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, हालांकि ये इतना बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी सेकंड इक्वेशन की तरफ देखते हैं। तो उसमें हाईएस्ट पावर थी 2। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर पावर 3 है जिस भी इक्वेशन में x की या किसी भी वेरिएबल की, तो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन। वैसे मेरे मुंह से गलती से पॉलिनोमियल निकला था अभी, है ना। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, बस बने रहिए मेरे साथ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम जो इक्वेशंस होती हैं इसका क्या नाम होगा, है ना। द नेम ऑफ इक्वेशंस इज डिपेंडेड ऑन द हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल, है ना। इक्वेशंस का जो नाम होता है, यहां लिख लेते हैं, नेम ऑफ इक्वेशंस डिपेंड्स अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छे। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वैसे तो आप समझ ही गए हैं, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक का मतलब एक ऐसी इक्वेशन है ना, एन इक्वेशन in which highest power of the variable is 2। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, क्या लिख दिया मैंने,
मैंने यहाँ पे लिखा एक क्वाड्रेटिक एक ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो 2 होती है, ठीक है, समझ में आया। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है भाई इक्वल टू में कुछ होना चाहिए, यानी इधर LHS है, कुछ भी होगा, इक्वेशन अपने आप में ये होती है, और इधर RHS होगा, वो जीरो भी हो सकता है, वो कोई वैल्यू या कॉन्स्टेंट टर्म या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। सो बेसिकली इक्वेशन का मतलब है बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वल टू, सो LHS इज इक्वल टू RHS ऐसे करके जो होता है वो इक्वेशन कहलाता है। अब सपोज कुछ ना हुआ तो क्या होगा, अगर कुछ ना हुआ, मान लीजिए भाई किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वल टू ना हुआ तो क्या हुआ, मतलब तो क्या नाम देंगे उसको, ठीक है, यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है सीखने में, ठीक है। तो देखते हैं जरा इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली मैंने अभी बताया इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, जिसमें LHS और RHS होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो इक्वल टू का साइन है ये डिसाइड करता है कि ये एक इक्वेशन है या फिर ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक का ही एक इक्वेशन उठा लेते हैं, 3x² - 7x + 5 ऐसे करके ऊपर एक इक्वेशन दे रखी थी, है ना, मैंने ली थी +2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे इससे, ठीक है। चलो ये देखो ये एक पॉलिनोमियल है, अरे मैंने कैसे बताया ये पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, अभी मैं कभी मैं इसको इक्वेशन नाम दे देता हूँ, कभी पॉलिनोमियल नाम दे देता हूँ, कैसे डिसाइड हो रहा है ये कैसे पता लगा पा रहे हैं, बस कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, वो क्या है, वो इक्वल टू का साइन, अगर इक्वल टू का साइन लग गया तो वो बन गया इक्वेशन, ठीक है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, समझ में आया। बहुत से बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि भाई अरे यार इसको इक्वेशन बोलूँ या पॉलिनोमियल बोलूँ, समझ ही नहीं आता, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है ये चीज़, ठीक है, ये लो, ठीक है, इक्वेशन वर्सेस पॉलिनोमियल। तो भाई पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता, अरे नॉट इक्वल टू मत समझ लेना इसे, है ना, दिस साइन, ये वाला जो साइन है इज मिसिंग, ठीक है, ये लापता होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन लापता है, मिसिंग है ना, होता ही नहीं, गायब होता है, ओमिटेड होता है, समझ में आया। लेकिन जैसे ही मैं एक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देता हूँ किसी और वैल्यू से, इक्वेट कर देना मतलब इक्वल टू में कुछ रख देना, क्या रख देना, अरे जीरो भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ब्ला 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 कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या चाहिए, एक पॉलिनोमियल को कब मैं इक्वेशन कहूँगा, जब उसमें इक्वल टू का साइन हो जाएगा, समझ में आया। बहुत ईजी चीज़ थी यार, है ना, बहुत अच्छे से मैंने बता दी। अब आप शायद ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूलेंगे, कम से कम 10th तक तो मत भूलना यार, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, हमने इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बीच का डिफरेंस भी देख लिया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है ये भी देख लिया, है ना। हमने ये देख लिया कि भाई इक्वेशन का जो नाम होता है वो डिपेंड करता है उनकी हाईएस्ट पावर पे, जैसे अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, वो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही जानना था, ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के बारे में, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, यहां लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए, तो भाई देखो जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, कंपेयर करके, जो वो फॉर्म जिस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ उसी को ही हम जनरल फॉर्म बोलते हैं, है ना। क्या कहना चाह रहा हूँ यार, लिख के दिखाता हूँ ना, ax² + bx + c, समझ में आया क्या। अरे यार ये तो पॉलिनोमियल लिखा है या इक्वेशन है, बताओ ज़रा, बताओ। हाँ ये पॉलिनोमियल है भी, जैसे ही मैं इक्वल टू में 0 लगा दूंगा, अब क्या बन गया, ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो था ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ठीक है,
भाई बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट होता है, जब मैं छोटा था तो मेरे मन में भी था यार, जब ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट हैं, है ना, मतलब अल्फ़ाबेट है एक जिसके अंदर बहुत सारे 26 लेटर्स हैं, तो यार किसी को तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं और किसी को हम वेरिएबल मान लेते हैं, है ना। ये मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ अभी। मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं बताता हूँ आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। कि भाई देखो यहाँ पे ए जो है या बी जो है या सी जो है, अरे ये तो कांस्टेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो एक्स है यहाँ पे वो वेरिएबल है मेरा, है ना। ये कैसे हो रहा है यार, कभी ए बी सी को तुम कांस्टेंट मान लेते हो, कभी वेरिएबल मान लेते हो, ये क्या हो रहा है ना। कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा सा। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। जनरली जो स्टार्टिंग के लेटर्स होते हैं मेरे अल्फ़ाबेट में, है ना, अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, सेट ऑफ जितने भी लेटर्स हैं हमारे 26 लेटर्स हैं ना हमारे ए बी सी डी में। तो भाई देखो शुरू में आता है ए बी सी करके, है ना, चलते 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 एक्स वाई जेड आता है, जेड पे ख़त्म हो गया। तो शुरू के जो लेटर्स हैं मेरे, जनरली इनको अगर मैं इनका यूज़ करता हूँ तो जनरली कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ये ध्यान रखना। और जो लास्ट के लेटर्स हैं मेरे एक्स वाई जेड, डब्ल्यू हो गया, टी हो गया यार, एस हो गया, ठीक है, तो ये मेरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, ऐसा होता है जनरली ऐसा होता है यार, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ऐसा ही होता है कि मैंने ऐसा बोला था तो ऐसा ही होता है, नहीं यार, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये छोटा सा डाउट क्लियर हुआ होगा। अब वापस बढ़ते हैं, मैं क्या बता रहा था आपको, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो भाई देखो जनरल फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होती है। ए बी सी को डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये। भाई देखो ए जो है वो मेरा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। बी जो है वो मेरा कोफिशिएंट है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोफ ऑफ एक्स, ठीक है। और जो सी है वो बेचारे के पास कोई वेरिएबल नहीं है, ये बस कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी और। तो भाई देखो जो ए है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ए जो है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा मैंने क्यों बोला, अरे भाई अगर मैंने ए को ही जीरो कर दिया और साथ में लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यानी जीरो इंटू एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही ही नहीं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही ही नहीं तो इसको सॉल्व ऐसे थोड़ी कर देंगे हम, है ना, फिर ये तो लीनियर इक्वेशन या कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाली जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, वो माइनस में हो सकता है, वो प्लस में हो सकता है ना। इट कैन बी एनी इंटीजर बट जीरो, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, जीरो छोड़ के कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है ए कैन बिलोंग टू एनी इंटीजर, ठीक है, बट ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो बी जीरो हो सकता है क्या फिर, अरे हाँ बी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाली टर्म हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, बस हमें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से मतलब है, हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है ना, दैट्स इट। और ऐसे ही सी की बात करें तो भाई कांस्टेंट टर्म होती है, होना ना होना एक ही बात है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है, चलेगा ना, सॉरी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी बेहतरीन बनाई है मैंने आपके लिए। और चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या होता है ये, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरा घर है, ठीक है, या इसको थोड़ा सा और ठीक है, ऐसा अगर मैं बोलता हूँ, देखो ये वाली साइड जो है लंबी वाली ये लेंथ है ना, ठीक है, और ये जो छोटी वाली साइड है ये ब्रेड्थ है मेरी। भाई मैंने बोला ये जो मेरा घर है ना, ये जो ए बी सी डी नाम का रेक्टेंगल है, ये मेरे घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जितनी भी मेरी ब्रेड्थ है घर की,
है ना, जितनी मेरी घर की ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है, उसकी 2 टाइम्स, 2 गुना लंबाई है। समझ में आया? उसकी 2 गुना लंबाई है। तो अगर मैं ब्रेड्थ को अगर मैं x मीटर्स मान लूं, तो भाई लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ये लेंथ हो जाएगी भाई इस कंडीशन के हिसाब से 2 इंटू एक्स, 2 गुना 2 टाइम्स 2x मीटर्स। समझ में आया? तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई एरिया जो है वो मैंने 48 दे दिया, मान लो 48 मीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो अब बताओ लेंथ और ब्रेड्थ है कितनी, है ना? अब बताओ लेंथ और ब्रेड्थ है कितनी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो भाई यार एरिया क्या होता है? भाई एरिया तो हमने पढ़ा था किसी रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके होता है ना? तो भाई यहाँ पे भी तो यही चीज़ यूज़ करेंगे। एरिया अगर 48 मीटर स्क्वायर है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके ही तो आया होगा। लेंथ कितनी है? 2x, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है? x, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कंडीशन ना होके एक और कंडीशन पे डिस्कस करते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई जितनी मेरी ब्रेड्थ है ना घर की, है ना, ये एक और कंडीशन है, इसी में बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं भाई, ठीक है। अगर मैं बोलता ये लो एक और बना लेते हैं, ये लो, ये रहा घर मेरा दूसरा, A B C D, ये मेरी ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। अगर भाई ब्रेड्थ x है तो भाई वो कहता है कि भाई जो घर की ब्रेड्थ है उसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं या 2 ऐड कर दूं या 5 ऐड कर दूं तो मेरी लेंथ निकल के आती है ना, लेंथ निकल के आती है, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन गई? एग्जाम्पल 2 हो गया। अगर ब्रेड्थ मेरी x मीटर्स है तो लेंथ लेट्स से कि भाई 2 मीटर्स मोर देन ब्रेड्थ। 2 मीटर मोर देन ब्रेड्थ का मतलब क्या हो गया? ब्रेड्थ जितनी है उतनी तो है ही, प्लस में 2 मीटर मोर यानी 2 + x या फिर x + 2 मीटर्स, ये लेंथ हो जाएगी मेरी। एरिया की बात करें भाई, एरिया अगर एरिया गिवन है मान लेते हैं 50, मान लेते हैं यार 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई x की वैल्यू निकाल के बताओ, मेरे को बताओ ब्रेड्थ और लेंथ एक्चुअल में कितनी है। ये तो x की टर्म्स में मैंने बोला है, ठीक है ना। तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो भाई एरिया जो होता है वो L इंटू बी करके आएगा, सही बात है। L कितना है? x + 2, है ना, और मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ यानी x, और इक्वल टू में 50 रख दूं क्या? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई आएगा मेरे पास x² + 2x, और 50 को भी इधर लेके आऊँगा तो मैं -50 यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। इक्वल टू में क्या बचा? कुछ नहीं, 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई है ना। तो इसी से ही मेरा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, क्या? सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी। तो भाई पहला जो बेसिक मेथड है वो मेरे पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है, MTS, इसको मैं शॉर्ट में MTS बोल देता हूँ। अगर मैं MTS बोलूँ आगे तो ध्यान रखना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको भी देखेंगे, और एक और तरीका होता है मेरे पास विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है इस बार आपको, ठीक है। तो भाई देखो, जहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ हो सकता है वो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कभी स्पेसिफाई होता नहीं है जनरली, अभी तक तो आया नहीं। 10th के बोर्ड में, CBSE बोर्ड में कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई इसको इस मेथड से करके दिखाओ। वो क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, अब बस हमें आंसर बताओ, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, है ना, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, उनको मतलब नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। जैसा आपको सूटेबल हो वैसा करेंगे, ठीक है, लेकिन हम तो दोनों करेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है फिर एक क्या होता है, कैसे होता है, ये हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये थी 20 मिनट की आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, ठीक है, कुछ जानने को मिला होगा। और ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है, चलिए बाय।